तो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी है और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खास मेहमानों से लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश गर्ग, प्रवक्ता है बीजेपी से, सर आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर सीबी यादव, कांग्रेस से प्रवक्ता है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। योगेश शर्मा, पॉलिटिकल एडिटर है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले योगेश जी, मैं आपसे ही रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि 3 बजे तक का आंकड़ा हमने अभी बताया है, वोटिंग प्रतिशत हमने बताया है, लेकिन कहते हैं कि बाय इलेक्शन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये कई मायनों में ये बाय इलेक्शन बहुत खास है। योगेश जी, आप भी जानते हैं, एक सबसे मेन तो यही बात है कि एक साथ 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। देखिए, पूरी तरह वोटिंग परसेंटेज जिस तरह की उम्मीदें थी उस और बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया है। और दौसा में तो मतदान प्रतिशत काफ़ी कम है अभी तक, और कहा जा सकता है और भी जो चुनाव क्षेत्र है, ख़ासतौर से देवली में जो घटनाक्रम हो उसके बाद वहाँ का मतदान प्रतिशत भी कम, अभी 50 से भी कम है, मतलब 50 तक नहीं पहुँचा है, 49% है। तो कहा जा सकता है कि मतदान प्रतिशत का कम रहना और 6 बजे तक पूरा इसका बारे में आकलन करना और फिर उसके बाद पूनम इसके राजनीतिक भावार्थ लगाना कि किस और ये इलेक्शन एक एक विधानसभा क्षेत्र का जा रहा है। लेकिन रामगढ़ के आंकड़े को अगर हम देखें तो वो तो 60% तो 3 बजे तक हो गया था रामगढ़ का चुनाव, और वहाँ मतदान प्रतिशत आपको ध्यान है बीते चुनाव में भी काफ़ी विधानसभा चुनाव बहुत अच्छा रहा था, 70% से ऊपर गया था। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि रामगढ़ का परसेंटेज अभी बढ़ेगा, और जबकि वहाँ सीधा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तब वहाँ का चुनाव इस तरह का है। तो मुझे लगता है किस तरह वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे रामगढ़ के। जो कोशिश बीजेपी ने की थी, बटोगे तो कटोगे, जो नारा था वो रामगढ़ की धरती से बुलंद किया गया था इस चुनाव के अंदर। मेवात का वो इलाका जो अपने आप में गोकशी, टटलूबाजी और कई मसलों को लेकर काफ़ी चर्चित रहा, बीजेपी ने हिंदुत्व राष्ट्रवाद की थीम पर यहाँ चुनाव लड़ा है। नरेंद्र मोदी का फेस हो चाहे योगी का फेस हो, वो आगे करके इस चुनावी समर में बीजेपी उतरी थी रामगढ़ के। तो कहा जा सकता है कि ये चुनाव अपने आप में बेहद अहम रहने वाला है। लेकिन पूनम, ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि 7 उपचुनाव जो आपने कहा, इसके मायने क्या हो सकते हैं, तो इसके मायने यही होंगे, बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं। एक सीट से अगर अधिक सीट बीजेपी लाती है, 3 लाती है, 4 लाती है, जो दावा बीजेपी के प्रवक्ता 7 सीटों का भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक सीट से भी ज़्यादा सीट लाती है बीजेपी तो बीजेपी प्लस करेगी। ठीक है, मैं अभी कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता से रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल है योगेश जी, क्या लगता है ये 7 सीटें कांग्रेस की गुटबाजी ले डूबेगी या फिर बीजेपी की जो एकजुटता नजर आई है वो फायदा दिलाने वाली है, क्या लगता है योगेश? देखिए, गुटबाजी दोनों तरफ रही, कहीं ज़्यादा कहीं कम। बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा, बीजेपी का चुनाव मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा, इसमें कोई दोहराई नहीं। 7 जगहों पर बीजेपी का चुनाव प्रबंधन देखने लायक था। हर सीट पर बीजेपी ने इन उपचुनाव को लेकर बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी और माइक्रो मैनेजमेंट को अपनाया इन चुनाव के अंदर। बूथ और पन्ने तक जाकर बीजेपी ने पूरी रचना यहाँ पर की, अपने लोगों को वहाँ लगा रखा था। कांग्रेस का मास आधारित पार्टी है, कांग्रेस का अपना स्टाइल है। कांग्रेस का स्टाइल ये होता है कि जो वहाँ का लोकल लीडर है, जो वहाँ का मजबूत छत्रप है, वो अपने हिसाब से पूरी चुनावी तैयारी करता है, वो अपने हिसाब से नेताओं को इनवाइट करता है दौरों के लिए। आप देखिए कि कई जगह पर तो ऐसा हुआ कि ब्रिजेंद्र ओला जैसे झुंझुनू का चुनाव ले लीजिए, तो उन्होंने अपने बलबूते चुनाव लड़ा, पूरा झुंझुनू का पूरा चुनाव उनके ऊपर केंद्रित था। तो 3 चुनाव तो ऐसे ही हैं जो वहाँ के सांसदों के कहने से टिकट गए, चाहे झुंझुनू का हो, चाहे देवली उनियारा का हो, चाहे दौसा का टिकट हो, तो वहाँ साख वहाँ के सांसदों की दाव पर है। तो ये कहा जा सकता है कि इन चुनाव के अंदर गुटबाजी को लेकर ये जरूर आपकी बात बहुत काबिले गौर है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत, डोटासरा तीनों एक मंच पर नहीं दिखे। उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो प्रचार में नहीं दिखी, बिल्कुल। कुछ जगह पर कुछ नेता पहुंचे, कुछ जगहों पर नहीं पहुंचे। जैसे सतीश पूनिया ने जाट बेल्ट के दौरे किए, लेकिन वो दौसा आने से उन्होंने परहेज किया। राजेंद्र राठौड़ की झुंझुनू से दूरी के कई भाव सियासी अर्थ लगाए गए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दोनों तरफ कैंप के अंदर कुछ न कुछ हलचल थी, कुछ न कुछ चल रहा था योगेश जी, और इसीलिए एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है और मैं डॉक्टर सीबी यादव से सवाल करूंगी। सीबी जी, क्योंकि जैसे कि इन्होंने कहा कि 7 सीटों पर दिग्गज नजर नहीं आए, कांग्रेस का ही हम जिक्र कर लेते हैं, चाहे गहलोत की बात करें, सचिन पायलट की बात करें या फिर डोटासरा की बात करें, सलूम्बर, 84, झुंझुनू,
यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे? क्या ये अब आपको नहीं लग रहा ये आंकड़े देखकर या परिस्थिति देखकर कि डूब सकती है नहीं आपकी यहाँ पर सीटों पे? नहीं, पहले तो ये बात पूरा सच तो बिल्कुल नहीं है। माननीय सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी महाराष्ट्र के कुछ चुनाव में सीट पर फोकस ज्यादा किया गया है। मेरे कहने का मतलब ये, बाकी सीटों पर तो नजर नहीं आए दिग्गज। नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी लोग अपने अपने तरीके, तो चुनाव की रणनीतियां होती है हर पार्टी के। हमारी चुनाव की रणनीति हम इस हिसाब से तय करते हैं कि हमको डोर टू डोर कैंपेन पे ज्यादा फोकस करना है या बड़ी सभाओं में। कई बार ऐसा होता है जब हम चुनाव के भीतर हम प्लानिंग कर रहे होते हैं वार रूम में, तो उसमें ऐसा होता है कि बड़ी सभाओं के दौरान बहुत सारा समय और संसाधन खराब होता है, तो इसलिए स्ट्रैटेजी बदल लेनी चाहिए, बदलती है। हरियाणा में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ था, स्ट्रैटेजी बदल लेनी चाहिए अगर फायदा अगर आपको नहीं हो रहा है पुरानी स्ट्रैटेजी से। तो ये तो हर सीट की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, तो चुनाव की इस परिस्थिति में। लेकिन ये इस बात से कोई योगेश जी भी इनकार नहीं कर सकते, हमारी पार्टी आज बिल्कुल एकजुट है और हमारी पार्टी के हमारे लीडर्स के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है बिल्कुल लेना चाहूंगी। सर इसी सवाल का जवाब पहले, क्या वाकई में गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में योगेश जी? गुटबाजी अगर गुटबाजी नहीं होती तो सब एक मंच पर नजर आते। नहीं, आपको कहीं एक भी बयानबाजी, कहीं एक दूसरे के ऐसे भी नजर आ रहा हो, कहीं टिकट में ऐसा नजर आ रहा हो, तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि उसका कोई आधार, तथ्यात्मक आधार होना चाहिए। तो ऐसे केवल अनुमान तो नहीं होना चाहिए। और हमारी पार्टी के भीतर ऐसा बिल्कुल भी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं पाएंगे। इनको भी पता है कहाँ क्या पेज डीले है, कहाँ नहीं कोई पेज डीले नहीं है। हमारी मुट्ठी बिल्कुल बंद है। लेकिन एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा। ठीक है सुरेश जी, आपसे इससे बड़ी क्या बात है? इससे बड़ी बात क्या है कि ब्रिजेंद्र रोला ने पीछे चीफ को ही नहीं आने दिया। वही तो सवाल है सबसे बड़ा। चलिए 84 सीट का रुख कर लेते हैं। सीबी जी, हमारे एसोसिएट राइटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी है आपसे, आपके पास, जरा दीजिएगा। देखिए, हम यहाँ पे पार्ली गुजरेश्वर जो गांव है वहाँ पर एक स्कूल है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय। यहाँ पर मतदान केंद्र यहाँ पर खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है मतदाताओं की जो है कतारें लगी हुई है। केवल मुश्किल 1 घंटा बचा है वोटिंग के लिए। उसके लिए अब ये लगातार जो लोग आ रहे हैं, हालांकि चुनाव आयोग का ये नियम है कि 6 बजे तक जो भी लोग आ जाएंगे तो उसके बाद गेट बंद कर दिया जाएगा और जितने लोग अवेलेबल होंगे उनको वोट डालने दिया जाएगा, चाहे उसमें 1 घंटा अतिरिक्त लग जाए या 2 घंटे लग जाए, तो उसके लिए ध्यान रखा जाएगा। हमारे साथ ये यूथ आप देख सकते हैं किस तरह से मौजूद है। जो यूथ है उनसे बात करते हैं। आप आज यहाँ वोट डालने आए हो, क्या दिमाग में मुद्दे रहे होंगे आज वोट डालने के लिए? बस एक अच्छी सरकार चाहिए हमें, बस एक अच्छी सरकार चाहिए बस। नहीं, सरकार तो यहाँ नहीं बन रही, सरकार तो राज्य की बन गई, केंद्र की बन गई। यहाँ पे विधायक चुनने की बात है, उपचुनाव है ये, तो क्या मुद्दे, क्या समस्याएं आपके क्षेत्र की है? इनको पता नहीं है, आप बताएंगे सर? जी। आप बताओ। मेरे सब बात की सुविधा है और ये उनका जो सब सुविधा, सब बात की सुविधा है मेरे। और ये चुनाव के लिए ये लेट हो गए, इसलिए चुनाव वोट डालने के लिए आए हम। आप बताएंगे सर क्या मुद्दे हैं? नहीं मैं बहुत बढ़िया। ठीक है, सब बढ़िया है इनके हिसाब से बढ़िया। आप कोई आप बात करेंगे? ना ये उनको यहाँ पर आप देखा कि किस तरह से मतदाता हिचकिचा रहे हैं। आप बताएंगे? जी बताएंगे। 84 में जनता ये चाहती है। पिछली बार 6 साल वो जो हमारा यहाँ MLA चुन के गया था, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। अब जनता ये चाहती है कि विकास की ओर देखते हुए कुछ परिवर्तन 84 जनता करेगी। आप बताएं सर, आप यहाँ वोट डालने आए, लाइन में काफ़ी देर से खड़े हैं, क्या यहाँ की समस्याएं हैं और क्या मुद्दे हैं और क्या वादे जो किए, आपने कितने वादों पे विश्वास किया, क्या उसको देखते हुए आप वोट डाल रहे हैं? यहाँ पे मुद्दे तो कई सारे हैं लेकिन कुछ काम नहीं हो रहे हैं। जनता अब कुछ बदलाव चाह रही है ऐसा लग रहा है। यह बदलाव की, मतदाता जो है बदलाव की बात कर रहे हैं। आप क्या सर फर्स्ट टाइम वोटर हैं? आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? आज आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, तो क्या समस्या है इस क्षेत्र की और क्या मुद्दे आप समझते हैं कि जो विधायक चुने उसको सॉल्व करने चाहिए? समस्या तो हमारे यहाँ पे यानी कि हमारे इस 84 में बहुत सारी समस्या, आप समस्या बताएंगे तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा। बताएं सर, जितनी प्रमुख समस्या आप समझते हैं। समस्या तो बहुत सारी है, इतना सब तो हम बता नहीं सकते। हम अच्छे आदमी को चुनेंगे जो हमारा कार्य कर सके, अच्छा हो, इसको हम चुनेंगे। ऐसे विधायक को चुनना चाहते हैं जो कार्य कर सके। यहाँ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से बात करेंगे। मैम, आप यहाँ पे वोट डाल, ये बात नहीं कर सकते। देखिए आदिवासी इलाके, मैम आप बात करेंगे?
यहाँ पे एक जो है हिचक है महिलाओं में, बात नहीं करना चाह रही। और यहाँ पर योगेश जी भी जैसे बता रहे थे कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और यहाँ पर ये जो सीट है 2018 में भी और 2023 में भी भारतीय आदिवासी पार्टी ठीक है अभिषेक, क्योंकि मेन अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो सबसे मुख्य होता है विकास है, तो फिर सारे बाकी मुद्दे जो हैं वो गौण तो नहीं होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अगर कोई विकास की बात करता है, विकास यहां पर करता नजर आता है। खैर, बदलाव चाहती है वहां की जनता और खैर जागरूक है अपने मत के प्रति, और इसलिए अंतिम क्षण में भी यहां पर लाइन नजर आ रही है। आगे भी आपका रुख करेंगे अभिषेक, आप बने रहिएगा, आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। सुरेश, एक लाइन पूरी कर दो पूनम जी। ब्रेक लूंगी मैं इनके सवाल के जवाब के बाद, उसके बाद आपके एक लाइन नहीं, आपसे पूरा जवाब लूंगी मैं। सुरेश जी, क्योंकि हम बात उसी पे ही कर रहे थे कि कौन प्रचार करने गया है, कौन प्रचार करने नहीं गया है, लेकिन बात जब भारतीय जनता पार्टी की आती है, अभी हमने हरियाणा के भी नतीजे देखे थे, लेकिन 7 सीटें उपचुनाव की, 1 सीटें अगर हारती है, लेकिन 7 सीटें पाने को थी, 1 सीट खोने को थी, और शायद इसी ने आत्मविश्वास दिया है बीजेपी को। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं हार रही, 7 सीटें जीत रही है। जिस तरीके से हमारा बूथ मैनेजमेंट है, जिस तरह से हमारा पन्ना प्रमुख के लिए काम करते हैं, तो और जिस तरीके से हमने प्रत्याशी उतारे, तो हमारे कहीं पे है ही नहीं, हमारे संशय ही नहीं है, हारने का तो मतलब ही नहीं है ना। आज खींव से देख लीजिए, हम 2000 वोटों से पिछली बार आ रहे थे, तो अब निश्चित रूप से 25 से ज्यादा के वोटों से जीतेंगे। रामगढ़ हम हारे थे, लेकिन इस बार अगर दोनों को कैलकुलेशन लगा दे तो 1,04,000 वोट तो उनसे ज्यादा तो पहले से ही हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ हमारा मैनेजमेंट, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा बूथ मैनेजमेंट, हमारा कार्यकर्ता संगठन, वो सब मजबूत है, वो काम कर रहा है, तो कैसे हारेंगे? जब हमको पूरा विश्वास है, जब हमारे नेता जब चुनाव प्रचार में सब जगह क्षेत्र में गए और जनता हमारे समर्थन करती है, फिर 11 महीने का विकास भी है। मैं लाइन लगा देता हूँ किस तरीके से हमने 11 महीने के अंदर काम किया। चाहे हमको एसआईटी गठित करने वाली बात थी, एसआईटी गठित की है। चाहे हमने लखपति दीदी बनाने वाली बात थी, तो 3 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनाई है। चाहे हमको सामाजिक पेंशन बढ़ाने वाली बात थी, सामाजिक पेंशन बढ़ाई है। चाहे हमको 450 रुपए में सिलेंडर देना था, 450 रुपए में सिलेंडर दिया है। चाहे आप ये देखिए, युवाओं को नौकरी देने वाली बात है, 40,000 नियुक्ति दे चुके हैं और अभी 2 साल का कैलेंडर जारी कर दिया। तो मैं लाइन लगा दूं कि किस तरह से हमने हमारा जो काम किया है, उसमें अगर कोई चीज अगर खामियां हो तो बताइए, हम सुधार करेंगे। लेकिन हमने तो चुनाव से ठीक पहले जो बगावत कर रहे थे उनको मनाने का काम ही बहुत सारी चीजें चली है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे आज की तारीख में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नाराज है, दिक्कत भी हो जाती है। बिल्कुल, चलिए उस पर भी चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। चर्चा लगातार जारी है, महा कवरेज लगातार जारी है, बने। चलिए सिंहासन की बात करते हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव और खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो फिलहाल खास मेहमान भी हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सलूम्बर का रुख करते हैं, सलूम्बर की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं। रवि हमारे साथ, हमारी सहयोगी वहां की हर एक अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। रवि, अभी आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि वक्त बेहद कम है, तो वोटिंग प्रतिशत क्या सामने आया है अभी 5 बजे तक का, और क्या अभी भी मतदाता पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पूनम, हम लोग सुबह से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ जगहों पर उत्साहजनक तस्वीरें थीं, लेकिन अधिकांश जो बूथ जो हमने विजिट किए वहां पर जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहजनक लोकतंत्र के लिहाज से नहीं नजर आई मुझे। तो क्योंकि आप देखिए, अभी मैं फिलहाल सलूम्बर की जो पिलादर जो ग्राम पंचायत है वहां पर मौजूद हूं। आप पिलादर का ये बूथ देख रहे हैं। बमुश्किल एक मतदाता जो है वो यहां पर है। अभी कुछ 40 मिनट के आसपास का समय जो है वो मतदान के लिए बचा हुआ है। हालांकि इस मतदान केंद्र पर करीब 70% मतदान का प्रतिशत जो है वो सामने आया है सुबह से लेके अब तक। लेकिन ओवरऑल और एग्जैक्ट आंकड़े की अगर बात करें तो वो जो आंकड़ा है वो करीब 55 से और 60 के बीच का जो है वो फिलहाल सामने आया है। तो ये जो आंकड़ा है ये पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 11% कम है। पिछले वर्ष 71-72% मतदान जो है पिछले चुनाव में हुआ था, लेकिन इस बार का जो मतदान है वो बहुत ज्यादा उत्साहजनक नजर नहीं आ रहा है। कम समय बचा है, लेकिन आशा ये की जानी चाहिए कि एटलीस्ट पिछला चुनाव का जो प्रतिशत था। रवि, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, क्योंकि 5 बजे तक का आंकड़ा सामने आ चुका है कि 7 सीटों पर
5 बजे तक कितना वोटिंग प्रतिशत रहा है, खिंसर की बात सबसे पहले करेंगे। 71.4% मतदान हुआ है। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले ये अपडेट। खिंसर में 5 बजे तक 71.4%, चौरासी में शाम 5 बजे तक 68.55%, रामगढ़ में शाम 5 बजे तक 69.45%, तो झुंझुनू में शाम 5 बजे तक 61.80 मतदान हुआ है। दौसा में 5 बजे तक 55.60% मतदान हुआ है। तो ये आंकड़े भी बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी जितने सहयोगी जो सुबह से 7 सीटों पर मौजूद है, हमारे खास सहयोगी हमारे साथ मौजूद है जो कि हर एक अपडेट हमें दे रहे हैं, उनके अनुसार इतना उत्साह फिलहाल नजर नहीं आया, लेकिन ये आंकड़ा बहुत कुछ बयां करता है। रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए पूनम, जैसा मैं सलूमर विधानसभा को लेकर आपसे चर्चा कर रहा हूं, तो यहाँ का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा उत्साहजनक अभी भी नहीं है, और हम लोग ये लगातार आशा कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि कुछ मिनटों का समय बचा हुआ है। जो भी मतदाता जिन्होंने अब तक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि मजबूत प्रत्याशी के साथ साथ मजबूत लोकतंत्र की नींव जो है वो रखी जा सके। और ये जो आज दिन भर की जो तस्वीरें थी उनमें हर वर्ग का, हर उम्र का मतदाता पहुंचा, लेकिन सलूमर मुख्यालय पर भी हमें कुछ मतदान केंद्रों को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा उत्साहजनक तस्वीरें दिन भर नजर नहीं आई। सुबह जब मतदान शुरू हुआ उस समय थोड़ी सी हल्की ठंडक थी, गुलाबी सर्दी थी, माना जा रहा था लोग थोड़े टाइम बाद चाय वगैरह और नाश्ता करने के बाद मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा उत्साहजनक चेहरे भीड़ नहीं थी। तो धीरे धीरे समय भी निकलता गया। लेकिन अभी जो है, जो मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि पिछले चुनाव का जो आंकड़ा है उसको तो एटलीस्ट ये क्रॉस करना ही चाहिए, और उससे अगर ज्यादा मतदान होता है तो ये बेहद रोचक भी होगा और स्वस्थ भी होगा, क्योंकि निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारियां करी हैं। इस विधानसभा की मैं बात करूं तो 2,98,000 के आसपास जो है मतदाता जो है वो इस ठीक है रवि, आपका आगे भी मैं रुक करूंगी। झुंझुनू से मेरी सहयोगी तृप्ति भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुक कर लेते हैं, उनके पास क्या जानकारी है। तृप्ति, आपके पास क्या अपडेट है, जरा बताइएगा। बिल्कुल पूनम, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो समय हो चुका है महज आधा घंटा बचा है, और आधा घंटा बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगातार मतदाताओं से अपील की जा रही है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज 5 बजे का निकल कर आया है पूनम, वो 61% है, जो कि अच्छा नहीं है। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूँ तो यही प्रतिशत इस समय का 71% था। तो आप समझ सकती है 10% की पूरी तरीके से गिरावट, और इसी को सही करने के लिए हर जगह अपील भी की जा रही है, जागरूक किया जा रहा है, अवेयर कर रहे हैं कि आधा घंटा बचा है, आप प्लीज वोट करिए, जीते कोई भी, लेकिन मतदान करना बेहद जरूरी है, ये बेहद जरूरी जिम्मेदारी है, इसे पूरा करिए। और पूनम, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि अभी जब मैं देख रही हूँ तो ऐसा नहीं है, कतारें अभी भी लगी हुई हैं, लोगों का आने का सिलसिला अभी भी जारी है, और ये इसलिए भी हो सकता है कल देवउठनी 11 थी, शादियों का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है, काफी सारे लोग हो सकता है बाहर शादियों में गए हों, और अब जब ये 3 बजे के बाद का समय है तब वो लोग मतदान करने आ रहे हों। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि जब 7 बजे की मैं बात कर रही थी, 8 बजे की, 9 बजे की, तो यहाँ पर बहुत अच्छी लंबी कतारें थी, और ये लग रहा था कि जो झुंझुनू की जनता है, झुंझुनू का आमजन है, वो बहुत एक्टिव है, बहुत जागरूक है, और फर्स्ट वोटर्स हो या फिर बुजुर्ग लोग हो, महिलाएं हो, हर कोई आने को तैयार था। लेकिन इस वक्त मैं आपसे बातचीत भी करवाती हूँ, उनकी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है जरा इनसे भी पूछ लेता है। फर्स्ट टाइम वोट का तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, क्रेज रहता है, इतना लेट आने का क्या रीजन था? मेरी सुबह कोचिंग थी मैम, तो इसलिए मैं वहाँ पे गया था, फिर उसकी वजह से मैं लेट हो गया था। चलिए, ये भी एक रीजन इसमें है, लेकिन फर्स्ट टाइम वोट आपने किया है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है, क्या चाहते हैं जो भी यहाँ पर आए वो कैसा विकास करे, क्या विकास करे? मैम, मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे आए वो झुंझुनू के लिए एक महत्वपूर्ण विकास करे, और मतलब एक पहली बार वोट करके रिस्पॉन्सिबल फील तो हो रहा होगा। हाँ, रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है, मैं भी डेमोक्रेसी का एक पार्ट बन गया हूँ। तो देखिए पूनम, बहुत अच्छी बात है, अपनी जिम्मेदारी फील हो रही है। जो फर्स्ट वोटर्स होते हैं उनके लिए उनका जो पहला मत होता है वो बेहद जरूरी होता है, और ये तस्वीरें मैंने सुबह भी दिखाई थी, जब करनी है सुबह इनको अपनी जिम्मेदारी वो भी ध्यान थी,
और इस वक्त की अपने फर्स्ट टाइम वोटर वाली जो जिम्मेदारी है उसे भी वो बखूबी समझते हैं। और ये भी खास संदेश जो है वो फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए जाता है, जो अगले साल या फिर आने वाले समय में कभी भी जब वोट डाले जाएंगे या फिर 5 साल जब विधानसभा चुनाव होंगे, हम तो यही कहेंगे कि उपचुनाव वाली स्थिति फिलहाल नहीं आए, लेकिन अब ये स्थिति तय करेगी। लेकिन जनता कितनी उत्साहित थी वो साफ हो गया है, फर्स्ट टाइम वोटर कितने उत्साहित हैं ये साफ हो गया। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे तृप्ति, और खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। सर आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात रह गई थी डॉक्टर से। पुरानी बात तो ये थी कि हमारी पार्टी में हर लीडर एक्टिव था, कार्यकर्ता विपरीत परिस्थितियों में बब्बर शेर की तरह काम कर रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी की जो विजनरी लीडरशिप है और एनर्जिक लीडरशिप है उसमें हम टक्कर दे रहे हैं बहुत जबरदस्त। लेकिन दूसरा पक्ष देखा ही नहीं, वसुंधरा राजे जी का कोई पता ही नहीं था। मैं वही पायलट, गहलोत, टीकाराम जूली ये चंद सीटों के लिए क्यों गए दौरे के लिए, बाकी सीटों को तो उन्होंने छेड़ा वही तो आपसे बता रहा हूँ, वही तो हमारे तो जो हमारी प्लानिंग होती है किसका कहां पे मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा, किसका कहां प्रभाव रहेगा, किसका कहां उपयोगिता रहेगा, लेकिन वसुंधरा राजे जी कहीं नहीं दिखे। राजेंद्र राठौड़ जी जो शेखावटी बेल्ट है उसका कहीं दूर दूर तक नहीं है। पूनिया जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कहीं नहीं। मैं वो आत्मविश्वास बताता हूँ, आत्मविश्वास इनका एक ही चीज पर है जो मैं सुरेश गर्ग जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, वो है इनके पास इलीगल, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है उससे ये नीचे अपने कार्यकर्ताओं को पेड करके मैनेज करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई नहीं है। मैं आपको ये चीज बात बताता हूं जो दूसरी चीज। चलिए ठीक है सर, ये बताइए 85 पैसे भ्रष्टाचार टिकट किसने दिए सर, टिकट किसने दिए? पार्टी ने दिए सुरेश जी, इसे ये तो खैर मुद्दा है ही नहीं ना सर। टिकट किसने दिए? पार्टी ने, दिल्ली वालों ने या फिर सांसदों ने तय कर लिए? यही वजह तो नहीं है कि दूरी बना ली दिग्गजों ने? हमारे टिकट तो पूरे कार्यकर्ताओं से जनता क्योंकि दिग्गजों की दूरी है तो शायद यही वजह होगी कि टिकट उनके मुताबिक नहीं बांटे गए। हमारी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है, संवाद प्रक्रिया बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखिएगा मैं वही सुरेश गर्ग वर्तमान के अध्यक्ष को आपने एयरपोर्ट में बिठा दिया, सवाल पूछ ले। वर्तमान के अध्यक्ष को एयरपोर्ट में इंतजार करा दिया। आप कह रहे हो लोकतांत्रिक पार्टी है, 85 एमएलए रिजाइन लेके विधानसभा अध्यक्ष के बाद चले गए थे और आप कह रहे हो लोकतांत्रिक पार्टी। ऐसे कोई लोकतांत्रिक बीजेपी कांग्रेस से नहीं, अन्य प्रत्याशी मैदान में है। योगेश जी मेरी बात कंप्लीट कर लूं क्योंकि देखो सर आपको अपनी उस सवाल का जवाब नहीं देना, आपने यहाँ पर बीजेपी वालों को कटाक्ष नहीं, मुझे कोई कटाक्ष नहीं करना। हम सिर्फ ये है कि हम जो है बिल्कुल हमारी जो पूरी पार्टी की बेस है वो सत्य, अहिंसा, न्याय और समानता और लोगों के बीच में प्यार की और लोगों के लोक कल्याण की है। जनता ये तय कर लेगी अभी। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़के दिखाए, वो चुनाव के समय धर्म और नफरत की राजनीति पे आ जाते हैं, बटेंगे कटेंगे पे आ जाते हैं, बांटने वाले भी है, काटने वाले भी है। अगर ये सुरेश गर्ग जी ने जो 3 पॉइंट गिनाए, तीनों पॉइंट झूठे हैं। 40,000 की आपने नियुक्ति दी, एक नियुक्ति नहीं दी। चुनाव की हम बात कर रहे हैं, रामगढ़ का भी वोटिंग प्रतिशत जान लेते हैं। अश्विनी आपके पास क्या जानकारी है सर बताइएगा, रामगढ़ की फिलहाल क्या स्थिति है क्योंकि वक्त बेहद कम। सर एक बार जवाब ले ले, सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए अश्विनी। देखिए अभी मैं रामगढ़ कस्बे में हूं और यहां 3 बूथ हैं जहां लगभग सूनापन दिखने लगा है। सुबह जो बहुत लंबी कतारें दिख रही थी अब सूनापन है। रामगढ़ पूरी विधानसभा में अगर पहले घंटे की बात करें, पहले 2 घंटे की बात करें तो 14% से ज्यादा मतदान हुआ था। 11 बजे से और 1 बजे के बीच जो मतदान हुआ वो सबसे ज्यादा मतदान था, लेकिन अब 3 से जो 5 हुआ है वो सबसे कम मतदान, करीब 10% तक मतदान हुआ है। हालांकि फाइनल आंकड़ों में ये बदल भी सकता है कि कितना मतदान हुआ था। 6:30 तक एक बार मतदान आ जाएगा कि टोटल मतदान रामगढ़ विधानसभा में कितना हुआ है। और कुछ ऐसे बूथ भी हैं जहां 6 बजे के बाद भी मतदान चल सकता है, क्योंकि जो मतदाता गेट के अंदर 6 बजे से पहले प्रवेश कर जाएगा जब तक मतदान नहीं कर ले तब तक उस बूथ पर मतदान चलेगा। तो 6 बजे के बाद भी मतदान होगा। कई सारे गांव ऐसे हैं जहां ऐसी स्थितियां हैं अभी कि वहां पंक्तियां हैं और प्रशासन ने इसकी तैयारी भी कर ली है कि जैसे ही 6 बजे वाले मतदान बंद होंगे वो मतदान केंद्र जहां पर 6 बजे बाद भी मतदान होगा वहां एक्स्ट्रा फोर्सेज जो है, जो रिजर्व फोर्स है उसको वहां पर भेजा जाएगा ताकि शांतिपूर्ण और ठीक से मतदान किया जा सके। जिन मतदान केंद्रों पर 6 बजे मतदान पूरा होगा उनको सीधे अलवर के लिए रवाना किया जाएगा। जो मशीनें हैं वो पैक की जाएंगी और अलवर के कला कॉलेज में सब मशीनें मतदान कर्मियों की ओर से जमा की जाएंगी। दिन भर का जो देखने को मिला, दोनों ही प्रत्याशी, उनके कार्यकर्ता फील्ड में दिखे, प्रत्याशी खुद अलग अलग बूथ पर जाते हुए दिखे, अपने लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील कर रहे थे।
इस चुनाव में जिस तरह पहले जिक्र कर रहे थे, इधर भाजपा से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के जितेंद्र सिंह दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो टीकाराम जूली कांग्रेस से हैं, इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है। उनके अपने जिले से एक सीट है रामगढ़, तो उनकी एक कोशिश थी लगातार कि कैसे रामगढ़ में और खास तौर पर दलित वोटर्स जो हैं, 3 नेता खास तौर पर यहाँ लगे रहे, संजना जाटव, भजनलाल जाटव और टीकाराम जूली, तीनों की कोशिश थी कि कैसे दलित वोटर्स को अपने साथ जोड़ा जाए और कैसे अपने मत प्रतिशत को बढ़ाया जाए। 23 तारीख को ये तय होगा, पता लगेगा कि कौन से गांव में, किस इलाके में, किस पार्टी को कितना वोट मिला, कौन का प्रचार कामयाब हो पाया, कौन जीत पाया, कौन हार पाया, उसके बाद तय हो पाएगा। लेकिन अभी जो समय बचा है उस समय हम अपील करते हैं उन मतदाताओं से जो घरों से नहीं निकले, मतदान केंद्र तक नहीं गए, वो मतदान केंद्र जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। जी चलिए ठीक है अश्विनी, अब बने रहिएगा, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए और ये अपडेट देने के लिए। योगेश जी और हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। योगेश जी, मैं आपसे सवाल कर रही थी क्योंकि 3-4 सीटों का भी हम जिक्र कर रहे थे जहां पर प्रत्याशी जो है, अन्य प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस के अलावा, वो सियासी गणित जो है वो बदल सकता है, बिगाड़ सकता है इस सवाल का, और ये वोटिंग प्रतिशत बहुत कुछ तय करने वाला है। योगेश जी, क्योंकि खिंसर की बात कर रहे थे, उनियारा की बात करें, झुंझुनू की बात करें, चौरासी की बात करें, क्या भूमिका रहेगी तीसरे प्रत्याशी की? क्योंकि क्या लगता है हार जीत का फैसला ये करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के? देखिए, चौरासी और सलमपुर दोनों जगह बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी का असर दिखा है, और कितना असर वो छोड़ पाएंगे। चौरासी तो मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि बीएपी से मुकाबला है। कौन रहता दूसरे नंबर पे, बीएपी रहती है कि कांग्रेस रहती है कि बीजेपी रहती है, लेकिन एक मुख्य दल वहाँ तीसरे नंबर पे जाएगा जी 84 के अंदर, और उसका एक प्रमुख दल का मुकाबला सीधे तौर पर बीएपी से रहेगा। बीएपी वहाँ पर मुकाबले में है क्योंकि बीएपी का वहाँ लोकसभा चुनाव रहा हो चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, बीते 2 चुनावों से तो विधानसभा में और लोकसभा चुनाव में एक बड़ा आधार भारतीय आदिवासी पार्टी का वहाँ एक पैठ वहाँ बनी है। और सलमपुर में कांग्रेस ने पूरी मेहनत की है वहाँ कि मुकाबला वहाँ पर सीधा हो, लेकिन यहाँ भी चुनाव ट्रायंगुलर है। बीएपी को वोट 51,000 मिला था, अब कितना पुनः वो वोट गिरता है इस बार? क्या मान के चले जो तीसरा प्रत्याशी है, जो अहम तीसरा प्रत्याशी है, वो किसके वोट ज्यादा काटेगा, किसके लिए मुसीबत, कांग्रेस से बीजेपी? देखिए, जितेश कुमार मीणा बीएपी के उम्मीदवार हैं, ठीक, वो वोट जितने भी लेंगे वो नुकसान कांग्रेस का होगा वहाँ, क्योंकि सलमपुर की जो सीट है वो बीजेपी ने सहानुभूति कार्ड खेला है और वहाँ पर उतना वोट नहीं है आदिवासी का जितना 84 में है। 84 में तो 70% से ऊपर आदिवासी वोट बैंक है, वहाँ पर सलमपुर में ऐसा नहीं है। जनरल वोट बैंक है, जैन है, इसके साथ ही वहाँ पर अल्पसंख्यक मतदाता भी हैं और साथ ही वहाँ पे थोड़े बहुत एससी कम्युनिटी भी है, लेकिन ओबीसी मतदाता बड़ी संख्या में है। तो ये लोग वहाँ पर निर्णायक भूमिका तय करते हैं और बीजेपी के पक्ष में वहाँ पर जनरल वोटर रहा है। अब देखते हैं इस चुनाव में क्या स्थिति रहती है। पिछले 3 चुनावों से लगातार अमृतलाल मीणा वहाँ से विधायक चुनते हुए आ रहे हैं, तो बीजेपी का एक मजबूत वोट बैंक सलमपुर में है और इस बार कहा जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि बीएपी का प्रादुर्भाव हो चुका है प्रदेश की राजनीति में, तो ऐसे में 84 की सीट पर किस तरह बीएपी वहाँ पर फिर जीतती है तो उसकी धाक जमेगी, वो अपना प्रभाव दक्षिण अंचल में छोड़ने में कामयाब रहेगी और राजकुमार रोत का प्रभाव विशेष तौर पर वहाँ पर बढ़ेगा क्योंकि ये सीट उन्हीं के कारण जानी जाती है। और खींवसर की आपने जिक्र किया, खींवसर आरएलपी है, आरएलपी कनिका बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल की पत्नी अगर चुनाव जीतती है तो हनुमान बेनीवाल एक बड़े किसान नेता के तौर पर स्थापित होंगे और अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो पिछले कई दशकों के बाद, कई सालों के बाद खींवसर का जो गढ़ है आरएलपी का उठाया जाएगा और वहाँ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का उम्मीदवार फतेह प्राप्त करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जहाँ जिस तरह का चुनाव मंडा है, मैं कह सकता हूँ साफ तौर पर कि यहाँ मुख्य मुकाबला आरएलपी और बीजेपी के बीच है। यहाँ मैं कांग्रेस को तीसरे नंबर पर मान रहा हूँ, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला मुझे नज़र आ रहा है। सेकुलर वोट यहाँ पर आरएलपी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का जो वोट बैंक है, और ख़ास बात यह है कि किसान वोट बैंक जो यहाँ सर्वाधिक मतदाता जाट वोट बैंक है, जाट वोट बैंक का झुकाव किसकी तरफ होता है, रेवंत राम डागा की तरफ या हनुमान बेनीवाल की पत्नी की तरफ, ये यहाँ बहुत काबिल गौर होगा। तो सबकी नज़रें टिकी, बहुत ही हॉट सीट है खींवसर की और एक तरह से लंबे अरसे से पूनम ये गढ़ रहा है। ज्योति मिर्धा भी
यहाँ चुनाव नहीं हरा पाई यहाँ पर, और दूसरा मिर्जा परिवार भी यहाँ पटकनी नहीं दे पाया। हनुमान बेनीवाल यहाँ लगातार एक छत्रप की तरह रहे हैं पिछले कई सालों से। अब उस छत्रप को पहली बार यूँ कहा जा सकता है पिछले कई चुनाव के बाद पहली बार इतनी कड़ी चुनौती अपने घर में मिली है। तो किस तरह से यहाँ का परिणाम रहता है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये क्षेत्रीय दलों के लिए विशेष तौर पर, और आपको बाकी तो ध्यान नहीं है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी ने कहीं चुनाव नहीं लड़ा, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, यही वो मुकाबले की जो सीटें हैं यहाँ पर। और तीसरा इंडिपेंडेंट कांग्रेस बागी के तौर पर हमें नज़र आता है नरेश मीणा जो देवलियारा में, और राजेंद्र गुड़ा झुंझुनू के अंदर। तो इन दोनों पर नजरें रहेंगी किसके वोट कितने काटते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। लेकिन जो ट्रायंगुलर फाइट के कारण मुश्किल किसके लिए वो खड़ी करते हैं, वो किसके लिए मुश्किल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर माइनॉरिटी के अंदर और शेड्यूल कास्ट में झुंझुनू में अगर सेंध लगा देते हैं राजेंद्र गुड़ा, तो नुकसान सीधा सीधा वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को होगा। तो उस पर भी सबकी नजरें टिकी कि राजेंद्र गुड़ा नुकसान किसका करता है, और अगर बड़ी संख्या में राजपूत वोट वो अपनी तरफ लेते हैं तो वो नुकसान बीजेपी को होगा। अब अनुपात क्या रहेगा, कितना किसका नुकसान रहेगा, लेकिन जितना वो उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई पूरे चुनाव प्रचार में, वो सक्रियता केवल और केवल इन्हीं दो सेक्टर की तरफ रही, माइनॉरिटी और दलित वोट बैंक की तरफ। ठीक है जी, ठीक है योगी जी, क्योंकि बीच में जब टिकट बंटवारा हुआ था तो फिर भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत शुरू हो गई थी। कई ऐसी सीटों पर हमें देखने को मिला, तो फिर फोटो भी डाली गई थी, हाथ मिलाए गए थे, गले मिले गए थे। लेकिन सुरेश जी आपसे सवाल है, क्योंकि फोटो खींचना, दिखाना और वोट डलवाना बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि ये इतिहास गवाह। योगी जी अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्या लगता है? देखिए, जिनने भी मतलब जिनको टिकट नहीं मिला वो नाराज जरूर हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव प्रचार में पूरा साथ दिया है। चाहे जय आहूजा जी, निश्चित रूप से जय आहूजा जी रामगढ़ के अंदर है, अपना अच्छा काम कर रहे हैं, वोट दिलवा रहे हैं। सलूम्बर की घटना है तो सलूम्बर में भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी चिंता का विषय ही नहीं है। और फिर आपके अभी देखो, खुद योगेश जी ने खुद ने बताया है कि 3 जगह तो कांग्रेस तीसरे नंबर पे आ रही है। तो इससे पता लग रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नई स्ट्रैटेजी के लिए भी जानी जाती है। आप वंशवाद के लिए कहते हो कि हम वंशवाद के साथ नहीं है, लेकिन इन उपचुनावों में तो सर आप नजर आए परिवारवाद, वंशवाद। दौसा की तस्वीर आप देख लो, हम रामगढ़ की हम बात कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दौसा के अंदर हमने देखिए वो कैंडिडेट ऐसा है कि जीतेगा, 100% जीतेगा दौसा के अंदर। मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, निश्चित रूप से जीतेगा। हमने जीतने वाले कैंडिडेट को आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी, परिवारवाद की बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, ये क्या है? परिवारवाद नहीं है क्या? सर फिर दौसा में क्या है? सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका, ये परिवारवाद है नहीं है? सबसे बड़ा उदाहरण है परिवारवाद का, तो इससे बढ़िया और क्या उदाहरण हो सकता है? सर आप तो आपका भी तो उदाहरण दिया जाएगा सर। ये परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी योगेश जी जवाब दे रहे हैं। आपको सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूं। यहाँ बीजेपी की जो तैयारी थी निश्चित तौर पर वो काफ़ी पहले और काफ़ी सशक्त थे, इसलिए कह सकता हूँ मैं, क्योंकि प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने यहाँ पूरी तरह से 2 बार 7 जगह के दौरे किए। ये बड़ी बात थी कि एक प्रभारी 2 बार 7 जगह पर जाकर आए, और ना केवल वो बैठ कर वहाँ पर मीटिंगें लेते थे और वो कोई बड़ी मीटिंग्स लेने में परहेज करते थे, बल्कि 1-to-1 बातचीत करते थे। तो ये इससे क्या हुआ कि टिकट वितरण जो था वो काफ़ी सदा हुआ रहा, ठीक है। और उस सदैव टिकट वितरण के कारण बीजेपी को उम्मीद है। और दूसरा, भजनलाल शर्मा की सक्रियता, मदन राठौड़ की सक्रियता, सीएम ने अपने डेवलपमेंट पर वोट मांगे हैं, और कई जगह ये बात चली भी है, डेवलपमेंट की बात उठी भी है। लेकिन क्या है, राजस्थान की 2 दौरे करे और फिर वो सारी बातों को बताना बहुत मुख्य रहा। 2 बार दौरे रहे हर जगह। अभी डेवलपमेंट पर वोट पड़ा तब बीजेपी को लाभ होगा, ठीक है। और ये चुनाव अगर जातियों के बीच में सिमटा तो बीजेपी को नुकसान। लेकिन योगेश जी, डॉक्टर सीवी जी से मेरा सवाल है कि ये समझ में नहीं आया, आप गठबंधन, अगर देश का चुनाव है तब आप गठबंधन करते हैं बीजेपी को हराने के लिए, उपचुनाव में क्या हो गया? आपको लगता है कि अगर आप गठबंधन कर लेते तो बीजेपी को नुकसान होता है या नहीं होता, या फिर अब आप एकलो चलो वाली जो नीति है उससे आपको लाभ मिलेगा? हमने विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल अलग ही लड़ा था। लोकसभा चुनाव का अपना हमारा दिल्ली से बिल्कुल एक हाईकमान से गठबंधन था, तो उस गठबंधन धर्म के साथ बंधे हुए थे। अब हम बाई इलेक्शन में वापस उसी जगह आए, तो ये तो हर चुनाव की अपनी रणनीति। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई, देखिए मैं चुनौती क्यों नहीं मानता, आपको क्या लगता है? मैं बस ये कहता हूँ गठबंधन तो हो नहीं पाया, क्योंकि बीएपी ने लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का चोट कर दी थी। उदयपुर में अपना कैंडिडेट उन्होंने उतार कर रखा, और कांग्रेस ने
अपना कैंडिडेट उतारा, लेकिन खुद ने पैर पीछे खींच लिए। नतीजा ये निकला कि वहाँ गठबंधन के प्रयास ही कब हुए जो हो नहीं पाया? वो तो तब होता है ना जब कोई प्रयास हो रहे हो, आपको कहीं प्रयास दिखे हो, कहीं प्रयास ही नहीं, हम लोग उस दिशा में आगे ही नहीं बढ़े। एक संवाद में कोई एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़े, क्योंकि हमको जाना ही नहीं था। हमने जैसे विधानसभा चुनाव पहले लड़ा था उसी तरह से हम वापस उसी में आ रहे हैं। बीजेपी के समर्थन में गए थे ना कांग्रेस के नेता वहाँ पर राजकुमार रोध के लोकसभा चुनाव में। नहीं, अभी हमने विधानसभा चुनाव में कहीं मीटिंग हुई, बात हुई, बात कैसे कोशिश होती है? कोशिश ऐसी होती है जैसे हमारी कोई चलिए ठीक है, नहीं हुई तो ये जो एकला चलो वाली नीति उपचुनावों में कांग्रेस अपने दम पर लड़ रही है, फायदा होगा या लगता है कि नुकसान हो सकता है? क्योंकि चुनौती तो बड़ी है सामने। क्योंकि हमारी सरकार जो कांग्रेस सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियां हैं वो लोगों के बीच में आज याद आती है उन्हें। और भारतीय जनता पार्टी को देखे, सुरेश गर्ग जी हम आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलते, आप बिल्कुल धर्म नहीं निभाते हो। चलिए ले लेते हैं ना, सर उदाहरण भी बता दीजिए। हम उदाहरण बता रहा हूँ, हमारी लोक कल्याणकारी नीतियां इतनी पावरफुल थी कि चुनाव के भीतर भी नरेंद्र मोदी जी को इनको बार बार आके कहना पड़ा कि हम अशोक गहलोत जी सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों को बंद नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जैसे ही सरकार में आए वैसे ही एक पश्चिम मुख्यमंत्री बनाया, लोक कल्याणकारी को बंद करने का काम किया, चिरंजीवी योजना को बंद करने का काम किया, महात्मा गांधी 25 लाख कितने लोगों को फायदा हुआ? काम किया। चलो यादव साहब, 8 करोड़ की पॉपुलेशन है राजस्थान की, कितने लोगों को 25 लाख का फायदा हुआ ये बता दो। चलो आपकी चिरंजीवी योजना है ना, चलो बता दो 25 लाख कितने लोगों को फायदा हो, बता दीजिए। चलो आप चैनल पे यहाँ पे आप बोल रहे हो तो बता दीजिए कि 25 लाख की चिरंजीवी योजना थी ना आपकी। हो गया सवाल? हाँ तो बताओ, आप बताओ। अब आप बोलने तो देंगे नहीं ना, तो बताओ। मैं कई बार मुझे बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि आपने स्टूडियो पे जैसे मोनोपोली कर दी, आके एंकर की भूमिका भी आप ही निभा देते हो। आपका भूमिका को हरण कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है सर, मैं ये अभी फिलहाल मौका नहीं दे रही हूँ, मैं सबसे सवाल जवाब ही कर रही हूँ। लेकिन आप ये बताइए कि अगर 4 जीती हुई सीटों में से 2 में भी हार जाती है आपकी पार्टी, तो फिर इसका आपके नेताओं या संगठन में से कितना क्या असर पड़ेगा? 7 सीट बहुत, क्योंकि हमारा काम है चुनाव। चलिए आपके संगठन की हम बात कर लेते हैं, उन दिग्गज नेताओं की बात, उनकी साथ पर कितना असर पड़ेगा? अगर एक भी सीट महत्वपूर्ण है सर आपके लिए। चलिए 7 सीटों की बात कर लेते हैं, सलूम्बर को भी ऐड ऑन कर लेते हैं। क्या आपको क्या लगता है, प्रतिष्ठा किस तरीके की रहेगी? प्रतिष्ठा क्या? प्रतिष्ठा तो इनकी सरकार है। भविष्य में भूमिका की बात कर रहे हैं, इनकी प्रतिष्ठा तो ये हारेंगे, इनकी सरकार है, इनकी सरकार के खिलाफ पूरा। और ये पूरा नमूना तो श्री करणपुर सीट पर जनता ने तुरंत ही दे दिया था, 1 महीने की भीतर ही, कि ये पर्ची सरकार होते हैं, पर्ची से। चलिए ठीक है योगेश, क्योंकि हम दिग्गजों की बात कर रहे हैं, प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, तो योगेश जी से भी सवाल कर लेते हैं। योगेश जी, एक दौसा सीट पे जरूर बात कर, चलिए दौसा की बात कर लेते हैं। किरोड़ी वर्सेस सर पायलट भी हो गया था चुनाव, प्रतिष्ठा दांव पर है। आपको क्या लगता है ये जो परिणाम सामने आएंगे भविष्य में, उन दिग्गज नेताओं की जो भूमिका रहने वाली है, ये नतीजे किस तरीके से तय करने वाले हैं? पूरा एक बार दौसा पे बोल लेना तो। हाँ, मैं दौसा पे इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, इनसे देखिए दौसा का पूरा चुनाव इस बात पर है, किरोड़ी लाल जी जो है उनकी विश्वसनीयता है ना वो तार हुई है। वो पहले तो जो उपवर्गीकरण के ऊपर ये था कि मैं जो है मेरे घर से सब कुछ क्यों, पड़ोसी के घर से क्यों नहीं, और फिर मंत्री पद हुआ तो कहा कि प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। आप देखिए दोनों बातों पे चलिए सर, गलत साबित हुआ है। मैं कंप्लीट करूंगी, लेकिन कितने गलत साबित हुए हैं, और दौसा की जनता जवाब इसी का दे रही है। सर वोट नहीं डाले गए हैं, ये खबर एक बार बता देती हूँ दर्शकों को। दौसा के बीगावास गांव में एक बार फिर से वोट नहीं डाले गए हैं। 909 वोटों में से मैं 17 वोट ही डाले गए हैं। अब जरा सर सोचिए, पंचायत परिसीमन में पंचायत समिति बदलने का विरोध अभी तक जारी है। गुडली की ढानी के लोगों ने 17 वोट ही डाले हैं। सर इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। 74% पोलिंग थी दौसा में, अभी तक लगता नहीं कि उस 74% के आसपास दौसा के मतदाता पहुंचा पाएंगे उसको। और ये इतनी बड़ी समस्या भी नहीं थी सर, पंचायत परिसीमन में पंचायत समिति बदलने का विरोध, और ये लंबे समय से जारी है। इसीलिए तो वोट उन्होंने मैसेज देने की बात की है। कई जगह पे नोटा के प्रयोग, मुझे लगता है नोटा भी हमें चेक करना पड़ेगा इस बार कि कितना क्या रहा। आपको चौंकाने वाले नोटा दिखेंगे इस बार। वहीं जो दिग्गजों की प्रतिष्ठा की बात की आपने, तो किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा दौसा से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। यहाँ उनके किसी समर्थक का टिकट नहीं है, यहाँ उनके खुद के अनुज का टिकट है। अनुज का टिकट वो लेकर आए और दिलाया उन्होंने। और क्योंकि आमतौर पर बीजेपी जनरल को यहाँ लड़ाती रही है, लेकिन पार्टी ने उनका मान सम्मान रखा और जगमोहन मीणा को उम्मीदवार बनाया। तो ये उनकी पूरी साख का चुनाव था, उनके हिसाब से पूरी रणनीति बनी। मुख्यमंत्री ने पूरा साथ दिया उनका, बीजेपी अध्यक्ष ने साथ दिया, प्रभारी जी ने साथ दिया, और कहा जा सकता है पूरी बीजेपी की रणनीति बनाने का काम डॉक्टर किरोड़ी ने किया, और मैक्सिमम टाइम उन्होंने दौसा को दिया। और यहाँ सामने की तरफ
सचिन पायलट, डीसी बैरवा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके पिता किशन बैरवा वो विधायक का चुनाव लड़ चुके, और वो पायलट परिवार के बेहद वफादार, इतने वफादार कि पूनम एक बार अरसे पहले जब वो जिंदा हुआ करते थे, दौसा में जब ममता भूपेश अपना पहला चुनाव लड़ रही थी, जिला कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, और उस मीटिंग में दौसा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने वहाँ पर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने वहाँ पर पायलट परिवार को लेकर कोई टिप्पणी कर दी जी। किशन बैरवा उठते हैं और सीधा उस ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को चाटा मार देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी आघात भक्ति श्रद्धा उनकी रही होगी पायलट परिवार को लेकर। उसके बाद वो मीटिंग पूरी तहस नहस हो जाती है। तो वहाँ पर पायलट परिवार का दबदबा रहा, प्रेम रहा लोगों का उनके प्रति। तो ऐसे में ये जो सीट है, ये जो उम्मीदवार है, ये सीधे उनके तौर पर, उनके 2 दौरे सचिन पायलट के वहाँ पर हुए, और उसके बाद ही वहाँ की पूरी चुनाव विषाद बिछी। और ये जो मैक्स फिक्सिंग की कई तरह की बातें वहाँ सामने आई, इसको मुरारीलाल मीणा ने फिर दरकिनार करने का काम किया, क्योंकि उनको खुद को मैसेज देना था। अगर वो दलित कैंडिडेट के खिलाफ वहाँ पर अगर कहीं पर भी उनके बात सामने आती तो उनके आगे की पॉलिटिक्स के लिए भी एक खतरे की घंटी होती। तो उसको मैनेज करने का प्रयास उन्होंने किया, और ये चुनाव इसीलिए कंटेस्ट में आया, इसीलिए प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है, साकी संकट का सवाल हो गया, और क्वेश्चन मार्क लग गया है कि आखिर इस पर नतीजे किस तरह आएंगे, क्योंकि कोशिश यहाँ पर जो की गई है उसमें किसी तरह की कोई कमी रही नहीं है। और वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। सुरेश गर्ग हमारे से जुड़े, डॉक्टर सीबी यादव हमारे से जुड़े, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे से जुड़े हुए हैं, और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। 7 उपचुनावों को लेकर हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और महा कवरेज लगातार जारी।